नमस्कार, मैं सुप्रभा। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि 10वीं लोकसभा के लिए चुनाव घोषित हो चुके थे। राजीव लौटने की कोशिश में थे। विपक्ष एक बार फिर लामबंद हो रहा था। राजनीति नाच रही थी और नचा रही थी। साजिशें सुर्खियों में थी और सुर्खियां कानाफूसी कर रही थी। पर खबरों का ये गर्मा गर्म बाजार भी शायद उसके लिए तैयार नहीं था जो होने वाला था। क्या होने वाला था और क्या हुआ, और जो हुआ उसने ऐसा क्या कर दिया कि कई उम्मीदवार ताकते रह गए। रास्ता गद्दी का और राज तिलक हो गया किसी और का ही। क्या हुआ, कैसे हुआ, आइए जाने सत्ता का संघर्ष एपिसोड 10। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किस तरह चंद्रशेखर 7 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। पर 6 मार्च 1991 को कांग्रेस ने बजट बनाते समय ही समर्थन वापस ले लिया। फिर चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और एक हफ्ते के बाद राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग कर दी। देश अब अगले चुनावों की ओर बढ़ चला था। 10वीं लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए भारत में 20 मई, 12 जून और 15 जून 1991 को आम चुनाव हुए। पंजाब में 19 फरवरी 1992 तक इसमें देरी हुई। पर अभी चुनाव शुरू ही हुआ था कि एक भयावह घटना घट गई। 21 मई को दिन भर अभियान संबंधी कई पड़ावों के बाद राजीव गांधी श्री पहुंचे। यहाँ उनके शुभचिंतकों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। उनमें से एक थी धनु। वो जब राजीव गांधी के पास आई तो उनके पैर छूने के बहाने झुकते समय अपनी पोशाक के नीचे एक RDX बेल्ट में उसने विस्फोट कर दिया। उसकी राजीव गांधी और 14 अन्य लोगों की मृत्यु हो गई। आपको पिछले वीडियो में याद होगा कि किस तरह राजीव गांधी ने श्रीलंका में IPKF भेजकर शांति बहाली का प्रयास किया था और उससे LTTE और कई अन्य घटक उनके लिए वैमनस्य ले बैठे थे। कहा जाता है कि यह इस वजह से LTTE की जवाबी और बदले की कार्यवाही थी। शेष चुनाव के दिनों को जून के मध्य तक के लिए स्थगित कर दिया गया और अंततः 12 और 15 जून को मतदान हुआ। हत्या 534 निर्वाचन क्षेत्रों में से 211 में पहले चरण के मतदान के बाद हुई थी और शेष निर्वाचन क्षेत्रों में हत्या के बाद मतदान हुआ। इसलिए दोनों चरणों के परिणाम काफी भिन्न थे। पहले चरण में कांग्रेस का लगभग सफाया हो गया था, पर दूसरे चरण में भारी सहानुभूति लहर पर सवार होकर उसे फायदा मिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 232, भारतीय जनता पार्टी को 120, जनता दल को 59, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को 35, जनता पार्टी को 5, तेलुगु देशम पार्टी को 13, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 14, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को 0, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को 11 सीटें मिली। अंतिम परिणाम के रूप में कांग्रेस ने सरकार बनाई। अब देखिए किस्मत का फेर। जब राजीव गांधी की हत्या हो गई और कांग्रेस को बहुमत मिला तो प्रश्न उठा कि अब कौन बनेगा प्रधानमंत्री। दिक्कत ये थी कि प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता और कांग्रेस के नेता के रूप में राजीव गांधी ने क्षेत्रीय को कभी ऊंचा कद नहीं बनाने दिया था, जिससे कि वो कभी उनके लिए खतरा ना बन जाए। लेकिन कई लोग अभी भी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पाले हुए थे। राजीव की आकस्मिक मृत्यु ने उनकी महत्वाकांक्षाओं को हवा दी। प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारों में से एक महाराष्ट्र के थे शरद पवार। फिर उत्तर प्रदेश के नारायण दत्त तिवारी थे, जो राजनेताओं में राजनेता माने जाते थे। मध्य प्रदेश के नेता अर्जुन सिंह भी मैदान में थे। इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल और आंध्र के M चन्ना रेड्डी जैसे और भी नेता थे। इसलिए राजीव गांधी की हत्या के 18 घंटे बाद कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC की बैठक कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय 24 अकबर रोड पर हुई। कांग्रेस के संविधान के मुताबिक
पार्टी के सबसे वरिष्ठ महासचिव को ऐसी बैठकों का नेतृत्व करना चाहिए, लेकिन महासचिवों की वरिष्ठता पर कोई सहमति नहीं थी। अंत में प्रणब मुखर्जी, जो उत्तराधिकार की दौड़ में नहीं थे, बैठक की अध्यक्षता के लिए नरसिम्हा राव का नाम प्रस्तावित कर दिया। राव ने राजनीति से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी थी और चुनाव नहीं लड़ा था। राव गैर विवादास्पद थे और सभी समूहों और गुटों द्वारा आसानी से स्वीकार थे। वास्तव में राव को अक्सर राजीव गांधी के अंतिम संस्कार में भाग लेने आए विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को स्वागत करते समय राजीव सोनिया गांधी आवास 10 जनपद पर देखा जाता था। उसी समय 22 मई 1991 को सोनिया गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व करने से इनकार कर दिया। ऐसे में 23 मई को CWC की एक और बैठक हुई। अब अर्जुन सिंह ने राव के नाम का प्रस्ताव किया और शरद पवार ने इसका समर्थन किया। राव शांत होकर बैठे रहे। कुछ ही मिनटों में राव न केवल कांग्रेस अध्यक्ष बल्कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी बन गए। उनकी लोगों में स्वीकार्यता, चकाचौंध से दूर रहना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के मधुर संबंध, वरिष्ठता और साफ सुथरा नाम उनके चयन में सहायक हुआ। खैर, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। यह एक ऐसा अल्पमत सरकार थी, जैसा हमने बताया, राव ने राजनीति से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी थी और चुनाव नहीं लड़ा था। इसलिए उन्होंने नंदयाल में उपचुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड 5 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। राव के प्रधानमंत्री काल में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन भारत की अर्थव्यवस्था में हुए। लाइसेंस राज खात्मा और वैश्वीकरण की नीति को लेकर भारत की अर्थव्यवस्था राव के नेतृत्व और उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के अनुभव और विशेषज्ञता के चलते बैंक्रप्सी के कगार से लौट आई। राव के कार्यकाल में दिसंबर 1992 में बावरी ढांचा तोड़ा गया था और भारत एक गहरे सांप्रदायिक संघर्ष से जकड़ा हुआ था। 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में एक शक्तिशाली भूकंप से लगभग 10,000 लोग मारे गए थे और सैकड़ों और हजारों लोग विस्थापित हुए। 1995 में नरसिम्हा राव पर पुरलिया हथियार गिराने के मामले के आरोप को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि ये कभी साबित नहीं हुआ। इसी दौरान स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपने मामलों को बंद करने के लिए प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया था। इसके बाद राव और उनके साथियों पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाकर वीपी सिंह के बेटे के सेंट किट्स अकाउंट में $20 मिलियन जमा कराए थे। प्रधानमंत्री के रूप में राव का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ही उन पर अपराध के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई द्वारा औपचारिक रूप से आरोप लगाया गया था, पर 1 साल से भी कम समय के बाद अदालत ने मामले से जुड़े सबूतों की कमी के कारण उन्हें बरी कर दिया। इसके बाद इंग्लैंड में रहने वाले एक भारतीय व्यवसायी लखुभाई पाठक ने आरोप लगाया कि चंद्रास्वामी ने राव के साथ मिलकर उनसे $1 लाख की धोखाधड़ी की, पर इस मामले में भी नरसिम्हा राव और चंद्रास्वामी को 2003 में आरोपों से बरी कर दिया गया। तो इस तरह आर्थिक क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तनकारी सफलताओं के बावजूद नरसिम्हा राव का कार्यकाल भ्रष्टाचार और आरोप प्रत्यारोपों से घिरा रहा और इस बीच सरकार में 5 साल पूरे हो रहे थे। 1996 में अगले लोकसभा चुनाव आदेशित हुए। तो क्या हुआ इन चुनावों में? क्या राव की वापसी हुई या कोई और था जिसके हाथों में आई देश की लगाम? कैसे घूमा एक बार फिर किस्मत का चक्का? इस बार कौन मिट गया हमेशा के लिए और किसका सूर्य हुआ उदय? क्या हुआ इन चुनावों में जिसमें देखने वालों ने दूर भविष्य से आती धीमी मध्यम आवाजों के बीच बदलाव की आहट सुन ली थी? क्या बदल रहा था भारत की राजनीति में? राजनीतिक जमीन के नीचे कैसी थी ये आहट और आसमान में कैसा था ये धीमा शोर?
मत भूलिएगा देखना हमारा अगला एपिसोड, सत्ता का संघर्ष एपिसोड 11।